बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि नौजवानों के अंदर दिल की बीमारियों के बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं। इसी तरह टीनेजर्स मेल हों या फीमेल हों, उनके अंदर दिल की बीमारियों के बढ़ने के रुझानात क्यों बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक की रेशो क्यों बढ़ रही है, और इसी तरह फिर सर्दी के मौसम के अंदर ज़्यादातर लोगों को कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, ठंडे पानी से नहाने में भी दिल के कोई मसाइल हो सकते हैं या नहीं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है, उसका दिल की बीमारी के साथ क्या लिंक है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई रहता है तो क्या आपको दिल की बीमारी हो सकती है या दिल के अटैक का खतरा हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में कार्डियक डिजीज़ है तो क्या बच्चों में भी कार्डियक डिजीज़ डेवलप हो सकती है। इन सारे मामलों पर हम बात करेंगे। आज हमारे इस टॉपिक के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस जिस शख्सियत को मैंने दावत दे रखी है, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, कोलीग्स भी हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त एविसिना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा सर जो है वो डिफरेंट जगह पे प्राइवेट सेटअप्स के ऊपर भी अपने पेशेंट को हेल्प आउट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच कि आपको जब भी हमने कहा आप फौरी तौर पे हमारे लिए अवेलेबल हुए, और हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनके जितने भी मसाइल हैं उनको बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए आपने हमेशा हमें वक्त दिया। सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आपकी ज़िंदगी में क्या हर्डल्स होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, फैमिली लाइफ किस तरह गुजरती है। अब हर्डल मुश्किलात तब होती हैं डॉक्टर तनवीर जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन ना हो। ठीक है। मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जैसे प्रोफेशन भी वही मिला जो उसका पैशन है। ठीक है। अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन है फिर हर्डल्स नहीं होती। ठीक है। फिर आप शौक से ही काम कर रहे होते हैं, चाहे वो रात को 2 बजे भी आपको कॉल आ जाए, आप जाते हैं। ठीक है। नेचुरली थोड़ी बहुत फैमिली ज़रूर डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपकी वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें आपके काम का पता है, तो वो आपके साथ कोऑपरेटिव रहते हैं। ठीक है। दूसरी ये है कि डॉक्टर्स की लाइफ थोड़ी बिजी ज़रूर रहती है, उनकी फैमिली को ये शिकायत ज़रूर रहती है कि वो उनको टाइम नहीं देते। ऐसे ही वो मेरे साथ भी है, ठीक वो है, हर एक डॉक्टर के साथ रहता है। बाकी हर्डल्स मेरा नहीं ख्याल कि अगर ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है हमारे हैं, मोर देन 90% ये उनका पैशन ही है सर। ठीक है, ऐसे ही वो अपने शौक से ही काम, आपको मैंने देखा है माशाल्लाह आप अपने शौक से काम कर रहे होते हैं, बाकी डॉक्टर्स अपने शौक से काम कर रहे होते हैं, तो ये उनका एक पैशन है, इसलिए शायद हमें टाइम का पता नहीं चलता। ठीक हो गया। अच्छा सर, कभी ऐसे भी हुआ कि बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पे हैं और फौरी कोई सर्जरी की कॉल आ गई और सब कुछ छोड़ के आपको उस पे जाना? अक्सर होता है, अक्सर होता है। ठीक है। अक्सर होता है। कभी ऐसे दिल नहीं किया कि अब इसको शिफ्ट कर दूं अगले दिन पे या किसी और को रेफर कर दूं? किसी और को रेफर तो किया जा सकता है लेकिन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, खास तौर पे हमारे शोबे में जिसमें कार्डियोलॉजी में हार्ट अटैक के साथ सिचुएशन में अगर पेशेंट आ जाए तो पेशेंट के पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपकी पहली प्रेफरेंस ये होती है फौरी तौर पे पहुंचे, कि पेशेंट को हेल्प आउट करना सबसे फौरन पहुंचना चाहिए, और पहुंचते हैं। ठीक है। उसमें थैंक्स गॉड हमारी पूरी टीम हर वक्त मौजूद होती है, वो तब तक उसे स्टेबलाइज करती है, बट वी हैव टू रीच, हमें पहुंचना है। ठीक है। हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि हम फैमिली के साथ हैं, आउटिंग पे हैं, या किसी शादी पे हैं, या फौरी किसी तौर पे आपको होना है, हमें होना है। अच्छा सर, बीइंग अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आप दुनिया में सफ़र भी करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दिल के अमराज और बाहर के मुल्कों में दिल के अमराज के जो पेशेंट हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, दिल तो दिल है, दिल को नहीं पता कि वो अमेरिका में किसी विलियम का है, ठीक है, या पाकिस्तान में किसी खुदा बख्श का है। ठीक है। दिल दिल है। ठीक है। हाँ, नेचुरली इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स और रेस में फ़र्क ज़रूर होता है। ठीक है। कि वो किस नस्ल से हैं उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। कुछ नस्लों में दिल की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, दुनिया में ऑब्जर्वेशन में ये आया है, और इन्वायरमेंटल फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और उस माहौल में जहाँ पे वो किस तरह का तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, ये ज़रूर कह सकते हैं आप। ठीक है। बाकी दिल सेम ही रहता है। ठीक है। बीमारियां सेम है? बीमारियां ऑलमोस्ट सेम है। किसी कंट्री में हो सकता है कि आपको इन्फेक्शस डिजीज़ कम मिले, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कम मिले,
किसी में ज़्यादा मिले, किसी में हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल हो, उनमें हार्ट अटैक की शरह कम मिले, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस का आप जिक्र कर रहे थे, किसी कंट्री में ज़्यादा मिले, तो ये ज़रूर हो सकता है रीजनल वाइज। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से एक रेलिवेंट सवाल अभी मेरे माइंड में चल रहा है जो डिफरेंट जगह पे लोग पूछते हैं। जब भी कोई एक्सरसाइजर, वॉकर, वर्कआउट करने वाला बंदा जब भी वो ट्रैक पे उतरता है या किसी मैदान में, तो वो ये कहता है कि जब तक मैं अपनी हार्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मेरी फैट जो है ना वो डिसॉल्व होना शुरू नहीं होगी। क्या इसमें रियलिटी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि एक सर्टेन लेवल आपको अचीव करना है, फिर ही जाके आपके जिस्म की चर्बी गलती है। ठीक है। हम ये कहते हैं कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर है, मूव योर बॉडी। ठीक है। बट आप ये चाहते हैं कि वो इफेक्टिव हो, ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल पे आपका हार्ट रेट पहुंचना चाहिए। उसे हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी इस्तिलाह में, जब हम एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं, ठीक, जब ट्रेडमिल पे आपने देखा है पेशेंट को हम कहते हैं आइए हम आपको ट्रेडमिल पे चलाते हैं या आपको साइकिलिंग करवाते हैं, तो वहीं पे साइकिलिंग हमारे ऑफिस में होती है, तो उस सूरत में एक फार्मूला होता है, हम उसे कहते हैं 220 माइनस एज। ठीक है। तो वो एक सर्टेन हार्ट रेट, उसका 85% हम कहते हैं आप अचीव कर लें। यही वजह है कि हम पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि आप चलें। ठीक है। तो अब तो खैर पल्स ऑक्सीमीटर आराम से मिल जाते हैं, कुछ ऐसी वॉचेस मिल जाती हैं स्मार्ट वॉचेस जो आपकी हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेती हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप चलें और अपना दिल की धड़कन उस पर कैलकुलेट करें और ऐसा ऐसा उसे बढ़ाते जाएं। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया 220 माइनस एज, तो उसका कम से कम 85% आप एज अचीव कर लें। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब यहाँ पे ये हम बात करते हैं कि आज के अगर दौर की बात करें, 2025 में हम बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल, बच्चे जो यंगस्टर हैं, उनके अंदर भी दिल के अमराज आ रहे हैं, वो हार्ट बीट तेज के साथ रिपोर्ट होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? देखें, दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक। हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ ऐसी दिल की बीमारियां जो पैदाइशी तौर पे होती हैं, ठीक, जिन्हें कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है। वो बच्चों में और कुछ एक अडल्ट एज में आके वाजे होती हैं। ठीक है। पैदाइशी तौर पे किसी के दिल में सुराख होता है, नहीं पता चलता काफ़ी सालों तक, और अडल्ट एज में आके पता चलता है, जिसमें से एक ASD है, दिल में सुराख होना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, कुछ साथ VSD एक और दिल का सुराख है, जैसे यूजुअली जल्दी वो पता चल जाता है। कुछ दिल की नालियों का टेढ़ा होना, वो भी इस एज में पता चल जाता है। कुछ ये है कि हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ काफ़ी हैं। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों का बचपन में गला ख़राब हुआ और बड़े होकर उनके दिल के वैल्व तंग हो गए। ठीक है। जिनको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कहा जाता है, रोमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस, वो इस एज में ज़्यादा आते हैं। ठीक। कुछ इस तरह की होती हैं कि दिल की धड़कन तेज़ होती है। वो दिल के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं जिन्हें हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। दिल की अक्सर बैठे बैठे धड़कन तेज़ हो जाती है, उन्हें इमरजेंसी में ले जाया जाता है, वो कुछ मैनुअर्स कराते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है। वो भी इस एज में हो सकती हैं। वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती हैं उन चीज़ों से जो दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं, जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल है, पनीर का इस्तेमाल है, चॉकलेट का इस्तेमाल है और कोलाज हैं इनसे, या फिर आजकल बदकिस्मती से हमारी नई नस्ल में जिस तरह नशे की रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, कोकेन का इस्तेमाल है, उससे दिल की धड़कन तेज़ होती है। तीसरा जो आपने पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हार्ट अटैक का होना। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक काजेस। बदकिस्मती से पहले हम ये कहते थे कि ये 40+, 45+ में आते हैं पेशेंट। अब ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि इवन 18-19 साल के लड़के लड़कियां हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, उनकी स्टंटिंग हो रही है। ठीक है। इवन 22-23 साल के लड़कों का बाईपास भी हो रहा है। तो ये बहुत तेजी से हमारे यहाँ अब फैल रही है। उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है। तर्ज ज़िंदगी, और वो तर्ज ज़िंदगी जिस तरह हम अपना रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे बच्चे बैठे रहते हैं या फिर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा है, सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा है, नारकोटिक्स का इस्तेमाल अब हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन में आया है, ये ज़्यादा है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बाद डायबिटीज़ हमारे माशरे में, आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से फैल रही है, ये सब वजूहात हैं। इस वक्त तो वो अभी जो करंट स्टेटस आ रहा है वो 3-4 करोड़ अपना इस पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। आप ये वो है कि जो आइडेंटिफाई हो चुका है, और जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो स्क्रीनिंग करें तो मेरे ख्याल इतने ही हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो डायबिटीज़ की है, तो ये सारी वजूहात हैं हमारे दिल की नालियों को असरअंदाज करने के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, और ये हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है। ये वजूहात हैं नई नस्ल में। ठीक है। अच्छा सर, क्या टीनेजर्स या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो हैं, उनका ब्रेकफास्ट टाइम पे ना करना भी कोई इसके दिल के अमराज का बायस बन सकता है? बिल्कुल सर। देखें, दिल के अमराज का तो नहीं कह सकते,
ये कुछ स्टडीज जरूर आई थी कि ब्रेकफास्ट अगर जो ना करे उनमें क्या क्या हो सकता है। ठीक। तो ये जरूर कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट वक्त पे करें और फिर दिन को खाना और रात को कम से कम खाना। अब जो न्यू स्टडीज हैं वो तो ये कहती हैं कि रात का खाना जो है आप कोशिश करें कि 5 या 6 बजे खाएं और अगली सुबह तक आप कुछ ना खाएं, तकरीबन 8 से 10-12 घंटे का गैप दें। ठीक है। तो उसके बाद आप 9-10 बजे बेशक ब्रेकफास्ट कर लें। तो ये आपको प्रिवेंट करती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं दिन के लिहाज से, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रात के टाइम पीक पे होते हैं और वो हमें रिपेयर कर रहे होते हैं बेसिकली, आसान अल्फाज में। तो उन्हें उस वक्त अगर आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर या इस तरह के खाने अगर ज़्यादा देंगे तो वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म ख़राब होता है और वो डायबिटीज़ की वजह बनता है। ठीक हो। तो जिसको हम अपनी लैंग्वेज में आजकल जो नई टर्म जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है वो होती है किडनी मेटाबॉलिक और कार्डिक डिजीज के लिहाज से हम उसे कहते हैं। तो ये टोटल मेटाबॉलिक डिजीजेज में आ जाती हैं सारी। ठीक है, यानी कार्डियो मेटाबॉलिक। जी बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं इससे प्रिवेंट करना है तो आपको लाइफस्टाइल और खाने की टाइमिंग और खाने में क्या खा रहे हैं, क्वालिटी को भी, क्वालिटी आपको ये तीनों चीजें। पहले तो होता ना, लोग कहते थे कि जी इतनी कैलोरीज देनी है, आप वो कहते हैं कि कैलोरीज में भी क्वालिटी है। जी बिल्कुल, किस क्वालिटी की बहुत खूबसूरती से आपने ये, तो वो अगर क्वालिटी की कैलोरीज नहीं लेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान देगी। बिल्कुल ऐसे ही। चूंकि हमारे प्रोग्राम में ना फातिह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी को हमने बुलाया था, तो वो ये कह रहे थे कि अगर एक रोटी में उतनी कैलोरीज हैं तो 2 बॉयल एग में भी उतनी ही कैलोरीज हैं। तो मैंने वो प्रोग्राम देखा था। मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से उन्होंने एक एग्जांपल सेट की। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बेहतर आपको इस बारे में तो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट मशवरा दे सकेंगे। ये कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है। बिल्कुल ये दुरुस्त है और उसमें से एक अशरफ चौधरी साहब खुद भी हैं, उन्होंने ये एग्जांपल खुद सेट किया है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, कैलोरीज बिल्कुल हैं। कार्ब का इस्तेमाल, निशास्ते का इस्तेमाल, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इसको आप नेग्लिजिबल अगर अमाउंट में ले आए। हाँ, उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ GPS, वो कहते हैं नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। तो फिर जाके आप बैलेंस लाइफ में गुजारें। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है कि हमारे इस माशरे में सर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जो एशियन है, इंडो पाक के लोग हैं, ये काफ़ी जो है ना वीट, गंदम के आदी हैं हम, उसके बगैर वो खाना ग्रेन्स के हैं। वो तुस्करे बाबरी में तो उसने लिखा है ना कि उसने अजीब कौम है कि ये निशास्ते के साथ यानी फसल के साथ फसल ही खा रही हो, फसल के साथ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा इसको समझाना मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरह बाकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ये ओरिएंटेशन, ये आगाही हमारे माशरे तक पहुंच जरूर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसी मौसम से रेलिवेंट हम एक सवाल लेते हैं कि आज के मौसम में कुछ जगह पे हमने देखा कि अगर तो हम कोई थोड़ी सी सेटल लोगों की बात करें, वेल अवेयर लोगों की बात करें, तो वो तो गर्म ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं या उनके गीज़र की सहूलत मौजूद है। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे गीज़र की सहूलत मौजूद नहीं होती और वो सुबह सवेरे उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं। तो क्या ठंडे पानी से नहाना भी कोई हार्ट अटैक की वजूहत में कोई वजह बन सकती है? देखिए, ठंड बाय इटसेल्फ, जो ठंड है वो इंजाइनों को प्रेसिपिटेट करती है। जिनको दिल की बीमारी पहले से हो, ठीक, जिनकी दिल के नालियों में कोलेस्ट्रॉल हो और उनको इंजाइना हो, वो सर्दियों में इंजाइना बढ़ जाता है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि हम अक्सर औकात सर्दियों में इंजाइना के पेशेंट को कहते हैं अपने आप को आप गर्म रखें। ठीक, सर्दियों में इंजाइना बढ़ जाता है, तो नेचुरली वो आप किसी फॉर्म में भी हो, हवा की फॉर्म में सर्दी लगे आपको या ठंडे पानी की फॉर्म में लगे, तो इंजाइना तो बढ़ेगा। ठीक है, यही वजह होती है कि इंजाइना प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये एक वजह है। अच्छा सर, दिल की जो अमराज होती हैं या दिल के जो मरीज होते हैं, क्या सर्दियों में भी अपनी वॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए कि अगर अपने आप को कवर करें और अपनी जी बिल्कुल गर्म रख के बिल्कुल करना चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ से एक सवाल और भी आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कार्डियक डिजीज में कन्वर्ट हो चुके हैं या उनको स्टेंट डल चुका है या बाईपास हो चुका, तो अगर वो बॉयल एग खाना चाहें तो वो एक अंडा 24 घंटे में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? सर आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि उसकी जर्दी का इस्तेमाल कम करें। ठीक, उसमें कोलेस्ट्रॉल रिच है, ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसकी जर्दी का इस्तेमाल कम करें। बॉइल्ड एग आप 4 भी खा सकते हैं। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई नमक का छिड़काव करना, एक्स्ट्रा चीजों का नमक ऐड हम करना, कहते हैं कम खाएं। नमक का इस्तेमाल देखें, जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि लेस देन 5 ग्राम पर डे। ठीक, तो हमारे एशियन में नमक बहुत ज्यादा है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें, हर चीज का नमक कैलकुलेट करें, ये 10 ग्राम से भी ऊपर पर डे चला जाता है। इवन अमेरिकन पॉपुलेशन में ये देखा गया कि 7.5 ऑन एवरेज 7.5 to 10 ग्राम है।
तो हमारी तो हर चीज में नमक का तो इस्तेमाल। सर ये नमक की ज्यादती बॉडी में पानी की स्टोरेज का बायस बनती जी बिल्कुल, नमक की ज्यादती ना सिर्फ बॉडी में पानी की स्टोरेज का बायस बनती है, बल्कि एडिमा काज करती है, ब्लड प्रेशर की वजूहत बनती है। ठीक है, जिसमें ब्लड आपको प्रेशर बाय इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बर्र-ए-आज़म एशिया के अंदर दिल के बढ़ते हुए अमराज के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशलिटियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें किस तरह हम इसको रोक सकते हैं? देखें, फिर वही एक बात आएगी, तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सवाल ये है कि हमारे यहाँ बढ़ी क्यों? ऐसे ही। तो कहीं तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आई है। ठीक है, वो लाइफस्टाइल चेंज क्या बेहतरी के लिए? नो डाउट मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, हम कुछ जिंदगी अपने जिस्म को अयाशी की तरफ ले आए। ठीक है, सहूलतें जरूर होनी चाहिए। वो लाइफस्टाइल का ये है कि आप अपना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। अगर आप पहले अनथक मेहनत नहीं कर पा रहे, जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे, देखिए हमारे बुजुर्ग तो मेहनत कश थे। ऐसे ही हमारी बॉडी पे मशक्कत पसंद है। खेती बाड़ी करते थे। हम बहुत तेजी से ट्रांजिशन, दूसरी नस्ल बहुत तेजी से आरामदेह जिंदगी में आ गए। कार से उठे, ऑफिस में बैठे, फिर ऑफिस से फिर कार में बैठे और घर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। हमसे तो इतना नहीं होता कि हम उठ के टीवी का चेंज कर लें, हम तो रिमोट ही रखना चाहते हैं। हमारा बस चले तो हम लाइट भी रिमोट पे कर लें, ऐसे ही उस पे। तो लेकिन उसको आपने अपनी बॉडी को मूव तो करना है। ऐसे। तो पहला रूल, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। ठीक है, कुछ भी है, कम से कम दिन में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाल लें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्या खा रहे हैं? जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, तो प्लीज ये देखें कि क्या खा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें तली हुई चीजें कम से कम खाएं, जंक फूड कम से कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं। ठीक है, ना खाएं तो बेहतर है, अगर खाएं तो कम से कम खाएं, जितना अवॉइड कर सकें। ठीक है, फल और सब्जियों को आप अपना मामूल बनाएं। उसके बाद आता है चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, मिठाई का इस्तेमाल ना होने के बराबर करें, जो कि आजकल हर जगह पे ज्यादा हो रहा है। ये एक हमारे यहाँ गलत फहमी है, ये इंडो पाक में गलत फहमी है। जी खुशी है तो भी मिठाई ले आओ, कोई पास हो गया तो मिठाई ले आओ, बर्थडे आ गई तो मिठाई ले आओ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ लोगों को केक भी आपने देना है तो कोशिश करें कोई हेल्दी चीज दे दें, कोई फ्रूट वगैरह दे दें। कोई मेहमान आए तो फ्रेश फ्रूट रख लें, आज के मौसम में ड्राई फ्रूट ले जाए, कोई फ्रेश फ्रूट रख लें, बिल्कुल ऐसा। फ्रेश फ्रूट रख लें, कोई इस तरह कर लें। तो ये कम से कम खाएं। सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, ना पिए, ना पीने वाले के पास बैठे। पैसिव स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। यही वजह है कि आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस में हर जगह लिखा होता है नो स्मोकिंग। ठीक है, कहते हैं आप खुद को तो डैमेज कर रहे हैं, दूसरे को ना करें। ठीक है। और एक है स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप कोशिश करें खुश रहें। अब वो खुशी ढूंढनी पड़ती है जिंदगी में मुख्तलिफ वजूहात से, फैमिली से लेके जॉब तक। यानी आप जिस हाल में भी हैं उसमें खुश रहना सीखें। जी नेचुरली। तो ये आप खुशी ढूंढें। स्ट्रेसफुल लाइफ भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। हार्ट डिजीज इनको फालिज और दिल का अटैक ज्यादा होता है। वो सर, जैसे आपने बुजुर्गों की बात की तो मेरे माइंड में एक बात आई। एक मेरे पास क्लिनिकल ट्रायल में एक पेशेंट था, तो मैंने उससे कहा आप फास्ट फूड तो नहीं खाते? उसने कहा जी आप फास्ट फूड कहते किसे? मैंने कहा जी फास्ट फूड हम ये बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े। वो कहता मेरी नज़र में ये फास्ट फूड नहीं है। फास्ट का मतलब है कि फौरी, फूड का मतलब है रेडी। तो वो कहता फास्ट फूड तो ये है कि रेडी से मैं कोई किन्नू लूँ, छिलके उतारूँ, अंदर कर लूँ, ये फास्ट फूड है बनिस्बत जिसको आप कह रहे हैं वो फास्ट फूड नहीं है। तो सर, नाजरीन की आसानी के लिए कि वो टीनेजर बच्चे बच्चियाँ अगर वो उनको पैदल चलने में उनकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाए, सांस चढ़ना शुरू हो जाए, तो वो आपका कौन सा ऐसा इब्तदाई टेस्ट करवाएं जिससे उनको ये पता चल सके कि मुझे कोई कार्डियक का इशू है या नहीं है? देखें, 2 सवालात हैं। एक तो ये है कि चलने पे दिल की धड़कन या सांस का चढ़ना, वो तो अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते वो तो हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो ये नॉर्मल है। दूसरा सवाल है स्क्रीनिंग का, ठीक है, कि अपने आप को ये देखा जाए कि मैं क्या ठीक हूँ। तो जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 20+, इवन अब तो कहते हैं 18+। मैं इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ, जब आपको लाइसेंस बनाने की आपकी उम्र हो जाए और शनाख्ती कार्ड बनाने की आपकी उम्र हो जाए तो प्लीज़ आप अपने दिल का टेस्ट भी करवा लें। ठीक है। अब आप देख लें आप बड़े हो गए हैं, तो जो भी 18+ हैं उनको अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। और एक्सरसाइज करें। और बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो अडल्ट के लिए भी है, जो मैं ये लोगों को कहता हूँ, वो ये है कि अभी अपनी आप एक्सरसाइज देखें कितना चल पाते हैं। ठीक है। और अगर आप फिर भी उसको डॉक्यूमेंट करवाना चाहते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि चलते हुए सांस फूल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक सिंपल ETT जिसे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है, वो करवा लें। ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो हमें काफ़ी हद तक ये बता देते हैं कि दिल की बीमारी है या नहीं। ये 2 टेस्ट काफ़ी हद तक बताते हैं, नॉट मुकम्मल तौर पे, लेकिन काफ़ी हद तक कोई इंडिकेशन आ जाती है। जी बिल्कुल।
अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का भी आजकल हम देख रहे हैं कि गॉट और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिनको यूरिक एसिड की बीमारी भी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी है। तो नाजरीन, हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सर के साथ बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दिल की बाकी जो अमराज हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बाबाए कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना साहब तशरीफ रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त मुदल्लल अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेक से पहले, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने टीनेजर्स, बच्चे और बच्चियों के जो दिल के मसाइल होते हैं उनकी वजूहात क्या होती है, उनको टाइटल कैसे किया जा सकता है, या उनके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कब ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, इन सारे मामलों पर बात कर रहे थे। अब जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अब हम पहुंचे हैं तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी दिल की बीमारियां जो कि सीरियस बीमारियां होती हैं उनको कैसे टाइटल किया जाता है और उसकी अलामात कैसे होती हैं और किस तरह आम आदमी को पता चलता है कि वो दिल की बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है। इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। अच्छा सर, हम देखते हैं आजकल बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन की हर चीज़ स्पाइसी होती है, खाने वाली, चाइनीज़ खाए या जिस तरह की भी चीज़ें खाए, तो उसमें नमक का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। तो नमक की जो रिसर्च आपके मुताबिक कि एक इंसान को अपनी बॉडी में नमक को किस तरह कंट्रोल करके और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है? थैंक यू सर। पहले तो सर मैं बहुत ही अदना सा तालिब इल्म हूँ, कार्डियोलॉजी का बहुत ही छोटा सा स्टूडेंट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, समझने की। अच्छा, नमक के बारे में जैसे आपने कहा, देखिए नमक हमारी जिस्म को ज़रूर चाहिए। हमारे जिस्म में अल्लाह ने नमक की मिकदार, एक सर्टन पॉपुलेशन, एक मिकदार रखी है सर, ताकि उसके साथ ही हमारे जिस्म के मैकेनिज्म चल रहे होते हैं, और यही नमक हमारे जिस्म से एक्सक्रीट भी हो रहा होता है, निकल भी रहा होता है यूरिन में। ठीक। तो यूजुअली जितना नमक हम यूरिन में निकाल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। जो रिकमेंडेड है वो जो सिर्फ अगर सोडियम की बात की जाए वो सिर्फ 2 ग्राम है पर डे 24 आवर में, 24 आवर्स में। हाँ, तो जो NaCl जिसको हम नमक की फॉर्म में लेते हैं, जो आम नमक हमारे यहाँ मिलता है, वो जो WHO रिकमेंड करती है वो कहती है 5 ग्राम से कम हो। एक जो आपका चम्मच होता है, टेबल स्पून जो आप लेते हैं, वो 5 ग्राम से कम हो पर 24 आवर में, 24 घंटे में एक शख्स के लिए। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से सर, हम जो खाने खाते हैं हम जायके के शौकीन हैं। ठीक है। इंसानी फितरत है, ये ज़बान पे ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आगे नहीं होते कहीं। ठीक है। तो इंसानी फितरत है, वो टेस्ट लेने के लिए नमकीन और बाकी चटपटी चीज़ें पसंद करता है। ठीक। तो नमक का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा, आपके जिस्म में ज़्यादा लोड होगा नमक का, उसके नताइज उतने ही बुरे होंगे। ठीक है। जिनमें से एक तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड प्रेशर बाय इटसेल्फ। ठीक है। और ब्लड प्रेशर टॉप पे आता है दिल की बीमारियों में। ठीक है। यानी कि हार्ट डिजीज को काज करने में। तो सर, इसकी ये भी रीजन बन सकती है कि ये जो आपकी वेसल्स होती हैं वहाँ पे स्वेलिंग पैदा कर दे, पानी की स्टोरेज शुरू हो जाए, तब दिल के मसाइल बढ़ते हैं नमक की वजह से। नमक बाय इटसेल्फ मैंने अर्ज किया कि एक ब्लड प्रेशर की वजह बनती है, और नेचुरली नमक अगर ज्यादा होगा तो वो रिटेन भी करता है पानी। ठीक। तो ये ब्लड प्रेशर बाय इटसेल्फ हमारे एंड ऑर्गन डैमेज जिसे हम कहते हैं, दिल की नालियों से लेके जिस्म की किसी भी नाली को, ठीक, चाहे वो आंख की नाली हो, दिमाग की हो, गुर्दों की हो, या जिसे भी की नाली हो, वहाँ डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये सर्टन ब्लड प्रेशर छोटी छोटी नालियों तक पहुंचता है जब, और ज्यादा ब्लड प्रेशर हो तो वो आर्टरियोल्स जो है उसे सह नहीं सकती और अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करती हैं। ठीक है। वो चेंजेस ही हमारे जिस्म के आज़ा को खराब करती हैं, ऑर्गन्स को खराब करती हैं। ठीक है। यही वजह है कि हम उन्हें कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नॉर्मल आदमी के लिए या जिन्हें ब्लड प्रेशर है उन्हें नमक की मिकदार एक सर्टेन अमाउंट में लेनी चाहिए। ठीक है। चूंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी नमक की मिकदार ज्यादा है तो इसलिए हम सबको कहते हैं कम करें। पहले हम यूज करते थे एडिड सॉल्ट ना डालें, यानी कि जो आपके खाने में है काफी है, आप और ना ऐड करें। जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि अंडों के ऊपर भी नमक, बाकी चीजों के ऊपर भी नमक, हर फ्रूट के ऊपर भी, हम ये कहते थे प्लीज ये ना करें, आप ऐड ना करें। अब तो हम ये कहते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो दिल के मरीज हैं, या हार्ट फेलियर के जो मरीज हैं, हम इन्हें कहते हैं कि इवन जो खाने में भी नमक है उसे भी कम करें। आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो ज्यादातर दवाइयां दे रहे होते हैं वो नमक के असर कोई कम कर रही है, नमक को जिस्म से बाहर निकाल रही है। ठीक है, यही वजह है। अच्छा सर, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे नमक की आपने बात की, तो पहले तो ये होता था ना कि एक ही नमक लोगों के पास होता था कि वाइट नमक डाल दिया। अब हम देखते हैं पिंक साल्ट आ गया, वाइट है, ब्लैक है, तो क्या ये सब की एक ही जैसे नुकसान? नमक ही है,
ये सब नमक ही है। यानी है उसके नुकसान एक जैसे, वो ब्लैक नमक है, मॉडिफिकेशन की जाती है। कुछ में मिनरल जरूर होते हैं, वो जो अक्सर कहते हैं पिंक साल्ट ज्यादा फायदेमंद है, ब्लैक साल्ट ज्यादा, वो कुछ मिनरल्स और कुछ उसकी मॉडिफिकेशन होती है। कभी कभी इसी नमक को पका के चेंज किया जाता है, ठीक। तो वो मॉडिफिकेशन तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो नमक ही है। जिसमें डिफरेंट मसाला जात में मेरे ख्याल एक्स्ट्रा नमक वैसे ही शामिल होता है जी, वो होता है, तो जब उसके ऊपर डालें तो वो और बनता है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर कोई इंसान अपने दिल को मजीद ताकतवर बनाना चाहता है तो क्या वो फूड और अपना वेजिटेबल्स के ऊपर अगर रहता है, सब्जियां और फ्रूट्स के ऊपर, तो बगैर नमक के वो अपनी जिंदगी जो जितनी नमक की मकदार उनको चाहिए होती है, क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको वो मिल जाती है? काफी हद तक मिल जाती है सर, अगर वो बाहर से ना भी ऐड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है। ठीक हो गया। तो सर, जिंदा दिल रहने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सर कि तर्ज जिंदगी में बदलाव। जी बिल्कुल, वही तर्ज जिंदगी में बदलाव, वर्जिश, क्या खा रहे हैं, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में कोशिश करें। तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं, चर्बी का इस्तेमाल कम से कम करें, मीठे को बिल्कुल तर्क कर दें, ठीक है, नशे का इस्तेमाल तर्क कर दें, ठीक है, और खुश रहें। यही जिंदा दिल रहने। अच्छा सर, अगर बाईपास हो चुका है, दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है, उसके बावजूद भी अटैक का खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो। चाहे वो वेसल्स आपने न्यू भी लगवाई हैं, ठीक है, न्यू से मुराद ये है कि आपकी जिस्म से ही वेसल निकाल के उसमें लगा दी जाती है, इसे ही बाईपास का। ठीक है, वो अंदर की आर्टरीज होती हैं, समटाइम हमारी लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट मेमोरी आर्टरी, या इवन पैर से वेन निकाल के लगा दी जाती हैं, जिसे रिवर्स ग्राफ्ट कहते हैं, वीनस रिवर्स ग्राफ्ट कहते हैं, सिफिलिस वीनस ग्राफ्ट। तो उसमें सर अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो दोबारा से फिर उनमें भी तो कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है निकाला तो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमारे जो क्लॉट आ गया था वो डॉक्टर ने निकाल दिया, अब मेरी जिंदगी आसान है, सब कुछ दोबारा खा सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत फहमी है ये कि चाहे स्टंट करवाएं चाहे बाईपास करवाएं, ठीक, किसी भी सूरत में आपने परहेज करना है। वो नालियां भी, यानी आप लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो ऑपरेशन भी आपको फायदा नहीं, वो भी बंद होंगी, वो दोबारा से बंद हो जाएगी। जी, वो भी बंद होगी नेचुरली, उसी तरह ही जैसे अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम देखते हैं कि स्टंट डलते हैं लोगों को ना, तो स्टंट में कुछ क्वालिटीज होती हैं, सस्ता, हल्का, या नंबर वाइज क्या होता है, या एक ही जैसे? देखें, पहले हम जो स्टंट की क्लासिफिकेशन करते थे वो कहते थे हमें एक स्टंट आता है जैसे बेयर मेटल स्टंट कहते थे, जिसके ऊपर दवाई नहीं लगी होती थी। ठीक सर। फिर आगे ड्रग एल्यूटिंग स्टंट, दवाई वाले स्टंट जिसको आम इस्तेलाह में कहा जाता है, उसमें जनरेशन ज़रूर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। वो जनरेशन से मुराद उनकी क्वालिटी में और उनकी जो मेडिसिन लगी होती है, या उसका जो स्ट्रट्स होता है जिनकी क्वालिटी को थिन किया जाता है, कोटेड वगैरह जो उसके जी, उसकी वजह से इसको जनरेशन कहा जाता है। ठीक है। तो नेचुरली जो थर्ड जनरेशन है वो सबसे अच्छे हैं इस वक्त तक जो मार्केट में मिले हैं, तो उनकी जाहिर बात है उसी के हिसाब से उसकी प्राइस भी होती है। जिस कंपनी में, हमारे यहाँ तो नहीं बन रहे, बाहर से ही आ रहे हैं, तो जिस मुल्क से आप मंगवा रहे हैं तो उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है। महंगा हमें इसलिए लगता है सर कि वो डॉलर की प्राइस की वजह से शायद। मेरा ख्याल है कि जहाँ से फूड चैन आ रही वहीं से स्टंट भी आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले बेचते हैं बीमारी और साथ उसका इलाज भी बेचते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो उन्होंने ये तो कहीं नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि भी आप इस चीज को आप ये भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में हर चीज मिलती है, आपके अपने ऊपर है, आपको आगाही होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और कैसी जिंदगी अपना रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझते हैं कि अगर कोई बंदा 1 आवर्स डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वो अपने दिल को जवान रख सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल रख सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि उनके राइट लेफ्ट अगर कोई पेन रहता है बाजुओं के अंदर, तो लोग फौरी तौर पर उनका ख्याल तो ये जाता है कि शायद कोई मुझे हार्ट डिजीज ना हो, लेकिन समटाइम जब वो किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं आपके कार्डियक मसल वीक है। तो क्या इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, जब तक टेस्ट नहीं होगा तो कैसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, उन फिजिशियन ने कुछ एग्जामिनेशन तो किया होगा, कुछ मुआयना किया होगा, ठीक, जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये शक पड़ा है, ये उनका प्रोविजनल डायग्नोसिस है कि इनको दिल की बीमारी है। ठीक, तो उसके बाकी टेस्ट मौजूद हैं। ठीक है, तो उसे कंफर्म करने के लिए, जैसे आम इस्तिलाह में हम ECG कहते हैं, ठीक, फिर आपके पास एकोकार्डियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है जो हार्ट मसल्स को फौरी तौर पे विजुअलाइज कर लेता है, और उसके अलावा बाकी कुछ टेस्ट भी हैं जिसमें थैलियम स्कैन है, जिसमें एंजियोग्राफी है, उसकी 2 किस्में हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है। ये कुछ टेस्ट है जो फौरी तौर पे ये दिखा देते हैं कि दिल के मसल्स और दिल की नालियों की क्या कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल नौजवान लड़कियों के अंदर या प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर समटाइम तो हमने देखा कि बीपी हाई होता है। ज्यादातर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उनकी तकरीबन 90 ऊपर वाला आ रहा होता है सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक 60, 90, 60 इससे ऊपर नहीं जाता।
तो बीपी कम रहने की क्या वजूहत है? देखिए मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो बीपी ज़्यादा की तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जी सर। बीपी कम रहने की वजूहत जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, समटाइम हार्मोनल चेंजेस होती हैं और समटाइम्स इवन बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। वो जो प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे आपने ये बात की, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जिस्म के अंदर चेंजेस ज़रूर आती हैं। एक नया बच्चा जन्म दे रही होती है खातून, अपने ही जिस्म से बना रही होती है, तो उनमें ये चेंजेस ज़रूर आती हैं। कुछ ख़वातीन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ में इवन कम हो जाता है, कुछ में इवन पोस्चर के लिहाज से होता है। वो ये कहती हैं डॉक्टर साहब जब मैं दाईं तरफ सोती हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेफ्ट साइड बाईं तरफ सोती हूँ तो जब मैं दाईं तरफ सोती हूँ तो मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें जो यूट्रस जो बच्चादानी होती है वो एक खास किस्म की नाली होती है जिसे इंफीरियर वेना केवा, उसे वो प्रेस करती है। ठीक है। जब वो प्रेस करती है तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम आना शुरू हो जाता है। जारी बात है जब वीनस रिटर्न नहीं होगा तो इस वजह से होता है। ठीक है। ये कुछ वजूहत हो सकती हैं। ठीक। और जिसम में इसी तरह नमकियात की कमी होती है, जैसे मैंने कहा कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन में कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे एड्रिनल जो हमारा ग्लैंड है जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा नमक की मिकदार जिस्म में बराबर रहती है। ठीक है। वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी को प्रीवियस पहले टीबी रही हो और वो ग्लैंड को ख़राब कर चुकी हो, उसकी वजह से भी ये सारी अलामत होती हैं। तो सर बीपी का लो रहना भी नुकसानदेह हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए उसे चेक करना ज़रूरी है, उसकी वजह जानना ज़रूरी है, उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। और आयरन डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बीपी को कम करती है? वो सेकेंडरी वजूहत हो सकती हैं, प्राइमरी नहीं। ठीक है। प्राइमरी में यानी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसकी प्रॉपर नहीं है। और इसी तरह सर ओवरवेट होना दिल की बीमारियों की काज बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। मोटापा खुद एक रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों के लिए। ठीक है। मोटापा होना एक रिस्क फैक्टर है। मोटे लोगों को हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। मोटे लोगों में डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मोटे लोगों में फालिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा सर, जैसे आपने चेस्ट इन्फेक्शन की बात की थी, बच्चों में या बड़ों में कंटिन्यू अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन रहता है और उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या ये भी डिजीज जो कार्डियक में कन्वर्ट होता है या कार्डियक डिजीज के साथ लिंक बनता है इसका? डिपेंड करता है वो चेस्ट इन्फेक्शन कौन सा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चों में अगर गला ख़राब हो, चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों में हो और वो बाद में जाके रोमेटिक फीवर और बाद में जाके रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो, दिल के वाल्व ख़राब हो जाएं। अक्सर वक़्त नमूनिया के साथ दिल की धड़कन ज़रूर ख़राब होती है। ठीक है। जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और नेचुरली अगर इन्फेक्शन बाय इटसेल्फ पूरे जिस्म में फैल रहा है तो वो प्रेसिपिटेट करता है। वो पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पहले से पेशेंट हैं, अगर उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी कंडीशन ज़्यादा वर्स होती है हार्ट फेलियर की। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा कि कॉमन पहले ये चीज़ें समझी जाती थी कि किसी का भी बीपी हाई होता था वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे गया, किसी फार्मेसी पे गया, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे 2 गोलियां जुबान के नीचे रखी और बीपी। क्या जुबान के नीचे रखने वाली दवाइयां नुकसानदेह भी होती हैं? जी बिल्कुल नुकसानदेह हैं, ये कहीं रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। ये कहीं रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज़ खुदारा जब भी ऐसा कोई सिलसिला हो, आप समझते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो करीब के हॉस्पिटल जाएँ, प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाएं, खुद से मेडिकेशन ना लें। ठीक है। ये जो एक प्रैक्टिस है ज़बान के नीचे रखने वाली गोली रखने वाली, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये किसी दौर में पास्ट में की जाती थी, क्यों की जाती थी गॉड नोज बेटर। कोई एक आध पेपर पब्लिश हुआ था इस पे, जो ख़ास तौर पे कैप्टोप्रिल जो ज़बान के नीचे रखी जाती है, या किसी दौर में एक कैप्सूल आता था एडलेट के नाम से, उसके कुछ कतरे रखे जाते थे। शुक्र है वो बंद हो गया, वो निचोड़ देते थे। जी नहीं, जो बंद हो गया उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ गई, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, ये प्लीज़ प्रैक्टिस ना करें। अगर कोई आपको ये मशवरा भी देता है तो फिर भी ना करें। बेहतर है आप करीब के हॉस्पिटल जाएं, करीब के किसी डॉक्टर को चेक कराएं और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। अच्छा सर, एक जो आम पेशेंट होता है अगर उसका एक ही वक्त में बीपी तेज हो गया तो क्या उसको ब्लड प्रेशर की गोली पे जाने से पहले कितने दिन अपने बीपी को प्रॉपर मॉनिटर करवाना चाहिए? देखिए, जैसे आपने कहा एक ही दिन अगर हुआ है तो वो उस पर नहीं, हम ये कहते हैं मॉनिटर करते रहें, कम से कम एटलीस्ट 3 रीडिंग्स और डिफरेंट सेटिंग्स में हो। ठीक है। 2 और मोर देन 2 यानी तीसरी रीडिंग्स पे अगर आ जाए। ठीक है। मुसलसल अगर किसी का ज्यादा हो तब हम ये कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अदरवाइज एक रीडिंग पे हम नहीं कहते। ठीक है। लेकिन अगर उसको डे बाय डे लगे कि डेली बेसिस पे बीपी हाई रह रहा है तो फिर कम से कम कितने दिन का एक चार्ट बना के गोली पे कन्वर्ट कम से कम 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते कंटिन्यू वो देखे और नॉर्मल रूटीन में आए। जी बिल्कुल। जिसमें चाय कॉफी ना पी हो, थकावट ना हुई हो, नींद पूरी की हो, प्रिकॉशंस हैं ये सारी चीजें करके फिर वो आए। अच्छा सर, यहाँ पे हम देखते हैं कोलेस्ट्रोल के जो मरीज होते हैं उनको अगर कोई दवाई लग जाती है तो क्या ये फॉर लाइफ खानी पड़ती? डिपेंड करता है कि वो किस लिए दी गई थी।
ठीक है। देखें, एक ये है कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो उनको नंबर्स को, कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स को ट्रीट करने के लिए दवाई दी जाती है। ठीक है, फिर हम उन नंबर्स के हिसाब से उन दवाई को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो बाद में लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लेते हैं और नंबर्स नॉर्मल रहते हैं तो दवाई कम करते करते हो भी सकता है कि बंद कर दी जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम ये दवाई इसलिए नहीं देते कि नंबर्स को ट्रीट करें, हम उनका रिस्क फैक्टर को ट्रीट करने के लिए दे देते हैं। जैसे कि किसी को भी हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को भी इंजाइना हो, किसी का पहले स्टंट डला हो, किसी को पहले बाईपास हुआ हो, या पैरों की नालियों में या इवन कैरोटिड आर्टरी में कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल हो और वो डॉक्यूमेंटेड कोलेस्ट्रॉल हो, या अगर जिनके गुर्दे ख़राब हो, जिनको इवन शुगर हो, उनमें हम कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन देते हैं। आपका सवाल स्पेसिफिकली स्टैटिन्स के बारे में है। वो जो स्टैटिन दी जाती है वो उनका एक और इफेक्ट होता है जिसको प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हम उनके लिए देते हैं ताकि वो दिल की नालियों को और जिस्म की नालियों को बेहतर फॉर्म में रखें और कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसे बढ़ने ना दें। ठीक है, ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वो बनने नहीं देती बल्कि बढ़ने भी नहीं देती, ठीक है, और उनको स्टेबलाइज रखती है। यही वजह है कि कुछ स्टडीज इस तरह की भी आई थी कि कोलेस्ट्रॉल बाय इटसेल्फ जमा होना, चर्बी का जमा होना जिस्म के अंदर, दिल की नालियों में या कहीं पे भी ऑर्गन्स में, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि एक, अगर आप इजाजत दें तो सीआरपी लेवल बढ़ा देती है। ठीक है, जो हम सीआरपी लेवल को कम करने के लिए ये दवाई एक बनी थी। समटाइम में सीआरपी आप टेस्ट भी करवाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हमारे सर एक एमओ है मेडिकल ऑफिसर, उनका एक सवाल आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर साहब से ये पूछें कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, तो कितने साल के बाद या कितने अरसे के बाद उनको स्टैटिन स्टार्ट करना होना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? मैंने अभी अर्ज किया कि अगर वो पेशेंट डायबिटिक हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और अगर उनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, 40+ के हैं, अगर टाइप 2 के हैं तो उन्हें स्टैटिन देनी चाहिए, फौरी तौर पर स्टैटिन साथ देना जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, स्टैटिन की जो डोज है, ये दुनिया में हम देखते हैं तो उसका मैकेनिज्म और है, यहाँ पे हम देखते हैं तो वो लो क्वालिटी से ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? देखें चौधरी साहब, मैं इसके बारे में एक बात बताऊंगा कि जो जिनकी ड्रग है, जिन्होंने रिसर्च की है, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा अनटिल अनलेस या तो हमारे यहाँ कोई रिसर्च हो। जो गाइडलाइंस हैं वो स्टैटिन्स के बारे में ये हैं कि जो वो रिकमेंड करते हैं, रोज़ोस्टैटिन की वो रिकमेंड करते हैं 20 to 40, और एट्रोस्टैटिन की वो रिकमेंड करते हैं। करनी है जी बिल्कुल बिल्कुल 20 से 40 से बिल्कुल बिल्कुल, फिर नीचे आना। जी बिल्कुल। ये डिपेंड, मैंने कहा कि फिर नंबर्स, कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स के ऊपर भी है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मॉडरेटली आप कम करना चाहते हैं तो वो इवन आप 10 भी दे सकते हैं। 5 कोई इतनी कोई डोज नहीं होती है, मिनिमम लेस देन 30%। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, एलडीएल कम करना चाहते हैं तब, तो जो रिकमेंडेड डोज है वो 20 to 40 है। तो वो नेचुरली उनके बॉडी मास इंडेक्स और उसके हिसाब से वो 40 मिलीग्राम दे रहे होते हैं, या एट्रोस्टैटिन आपने देखा होगा बाकी दुनिया में 80 मिलीग्राम दे रही। ठीक है, तो हमारे यहाँ कम से कम डोज हम ये कहते हैं 40 तो रखें। हमारे यहाँ जो अजम्पशन ये है कि अगर हम इसे 40 रखते हैं तो पेशेंट अक्सर जिस्म में दर्द के साथ आ जाता है, माइल्जिया के साथ आ जाता है, तो अभी तक तो आया नहीं। तो आप स्टार्ट कम से कम 40 से करें। ये वाहिद ऐसी ड्रग है जिसमें आप हाई डोज से स्टार्ट करते हैं, और अगर पेशेंट माइल्जिया के साथ आए तब आप इसकी डोज कम करते हैं। ऐसे नहीं कि आप लो से करेंगे फिर हाई पे जाएंगे। जी सर, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना का पब्लिक के नाम क्या पैगाम कि पब्लिक अपने दिल को जवान कैसे रखे? देखिए, ये बहुत ही आसान है, मैं रिपीटेडली कहूँगा, और अक्सर औकात बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स यही मैसेज देते हैं। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले दोहराया था, अभी फिर वही दोहरा देता हूँ कि अगर आप अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो कोशिश करें फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तली हुई चीज़ों से कम इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, चर्बी का इस्तेमाल कम से कम करें, मीठे का इस्तेमाल तर्क कर दें, प्लीज़ ये मिठाइयाँ और जंक फूड छोड़ दें, और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। कम से कम दिन में 1 घंटा वर्जिश ज़रूर करें, और आखिर में खुश रहें। देखा गया है कि वो लोग जो स्ट्रेस पैटर्न में रहते हैं उन्हें हार्ट अटैक और फालिज का अटैक जल्दी होता है। यही चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनकी वजह से हम अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और हमारे नाजरीन के जहनों में उठने वाले जितने भी सवाल जवाब थे उनका बेस्ड ऑन साइंस उनको जवाब भी दिया और उनकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करने के फार्मूले भी बताए। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार खुराना, जो कि हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, टीचर्स भी हैं, और जितने भी हमारे CME प्रोग्राम्स होते हैं
यानी डॉक्टर्स के नॉलेज को अपडेट करने के लिए जितनी भी दुनिया में एडवांसमेंट होती है, रिसर्च होती है, उसके ऊपर हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में डॉक्टर साहब का एक बड़ा नाम है और डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी किसी तरह की फैमिली फिजिशियंस हों, जनरल फिजिशियंस हों या हमारे एचओज हों, पीजीआर हों, एपी हों, इनमें किसी भी तरह की नॉलेज की ट्रेनिंग करवानी हो या एडवांसमेंट नॉलेज इनमें ट्रांसफ़र करना हो तो सर इसमें सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। इसी तरह आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की और हमने डायग्नोज करने के तरीकाकार भी बताए। फिर आपकी डाइटरी जो हैबिट्स है उसको आपने किस तरह चेंज करना है, आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन किस तरह करनी है, इन सारे मामलात पर हमने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में गुफ्तगू करें ताकि एक आम लेमैन भी अगर हमें किसी भी जगह पर क्लिक करे तो उसको हमारी बात प्रॉपर समझ भी आए और उसको ये पता भी चले कि अगर इस तरह का कोई भी उसकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है तो उसने कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, कौन से डॉक्टर को जाके अपनी बीमारी डिस्कस करनी है और अपनी ज़िंदगी को है नॉर्मलाइज करने का तरीका कहाँ से आपने लेना है। नाजरीन, अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप सवालों जवाब करना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आए, अपनी अच्छी बुरी राय आप नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव करें, ये आपका राइट है, आप ज़रूर करें। जब आप करते हैं तो आप हमारी आवाज़ को मज़ीद तवाना बनाते हैं, मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम आपके कमेंट्स को देख के नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि जो अगला प्रोग्राम करें उसमें कोई हमारी अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अगले प्रोग्राम में अपने गेस्ट के साथ बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपके उस सवाल को भी प्रॉपर तरीके पर टाइटल किया जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी की कोई भी मुश्किलात हमारे इस प्रोग्राम की वजह से हल हो सके। तो हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा। मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए सवालों जवाब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।